तो चलिए आज जो है हम लोग पहले वांट हाफ के नियम से ही शुरू करते हैं। पहली बात बता दें कि वांट हाफ का नियम खुद का नियम तो है, लेकिन वह कहीं से लिया गया है। पहला नियम बायल के गैस के नियम से लिया गया है और दूसरा चार्ल्स का जो गैस का नियम है उससे लिया गया है। पहले हम वही एक लाइन में बताते हैं कि बायल का नियम यह बताता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। फिर से एक बार और बोला, ये तुम्हारे नियम में इसमें नहीं है, वो गैस के नियम में है। बायल का जो रूल है ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। यानी आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा और दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। यह व्युत्त क्रम संबंध कहलाता है। और जो चार्ल्स का नियम कहता है वह है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुकर्मानुपाती होता है। मतलब आयतन बढ़ाओगे तब ताप भी बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा और ताप घटाओगे तो आयतन घटेगा। ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्त कर्मानुपाती यही दो ऐसे शब्द हैं। एक में एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो व्युत्त क्रम संबंध है। एक में एक के साथ दूसरा भी बढ़ता है तो उसको समानुपाती चाहे अनुक्रमानुपाती संबंध है। वांट हाफ ने क्या किया, बायल के साथ जोड़ दिया और उनका यह कहना था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन के, किस प्रकार का विलयन होगा, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का तन विलयन। बड़ा टेढ़ा शब्द दुआया है कि एक तो होगा अवाष्पशील, वह उड़ने वाला न हो, अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्य यानी विद्युत धारा द्वारा अपघटित भी न होता हो। तो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के तन विलयन की अगर ताप निश्चित कर दिया जाए तो उसका परासरण दाब उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल C अभी लिखा जाएगा तो बन जाएगा उससे। और जो चार्ल्स के साथ उन्होंने कहा सांद्रता को ही निश्चित कर दो कि वह जो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का तन विलयन है उसकी सांद्रता को निश्चित कर दी जाए तो उसका परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ दोनों अनुक्रमानुपाती होगा क्योंकि जो C बोला जा रहा है वह सांद्रता है और सांद्रता का सूत्र याद होगा, सांद्रता नहीं बल्कि मोलर सांद्रता है और उसका सूत्र है मोल बटे आयतन लीटर में। याद कर लो, मोलरता का परिभाषा दिया गया था कि 1 लीटर बिलियन में विलीन विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, उसी को मोलर सांद्रता कहते हैं। तो मोलर सांद्रता यदि यहाँ C के रूप में लिया जा रहा है तो P प्रोपोर्शनल C है, तो P प्रोपोर्शनल C नहीं है, P प्रोपोर्शनल C की जगह पर n बटा भी, n को 1 मान लेते 1 बटा भी तो गया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा भी n भी हो गया कि नहीं हो गया। वो बात बायल का ही है, लेकिन चार्ल्स ने इसमें वांट हाफ ने अपने में उसको शामिल कर दिया। इसको मैं यहां से शुरू ही कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको बचा के लिखना पड़ रहा है ना। वांट हाफ नियम में 2 खंड हैं। पहला है बायल वांट हाफ नियम। इसमें निश्चित क्या करना है, ताप निश्चित कर दो। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के सांद्रता के मोलर सांद्रता कहले, मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये परिभाषा है तो P प्रोपोर्शनल C मैंने बोला ना, तो P बराबर C को मैं n बटा भी बोल रहा था। यदि n बराबर 1 हो, 1 मोल किसी विलयन के लिए लिया जाए तो P प्रोपोर्शनल 1 बटा भी नहीं हो जाएगा। अब P बराबर K बटा भी, और ये बताओ P भी बराबर K, इसी को बायल का नियम बोला गया है। बायल का नियम। अब तो हमें लग रहा है ये बात समझ में आ गई कि क्यों बायल के साथ इन्होंने जोड़ दिया था। हमारा इसका तर्क है, इससे लेना हमको। अगर इसको लेके चलेंगे तो यहां हमको मिलेगा P प्रोपोर्शनल C, तो P बराबर K C, K जिसका विलयन नियतांक कह सकते हैं, समानुपाती नियतांक हो। K बराबर समानुपाती
स्थिरांक नियतांक जो तुमको कहना है स्थिरांक। क्लियर हो गया ना? विलियन के लिए तो विलियन कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, विलियन स्थिरांक कह लो। अगर गैस के लिए होता तो गैस स्थिरांक होता। इसका भी मान उसी तरह लिया जाता है, ये भी आर ही है, इसको भी आर ही वही 0.083 मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल जो भी होता है उसका मान लिया जाता है। मोल प्रति वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, वह आर का मान उसमें लिया जाता है। तो यह आर भी हो सकता होगा अभी इसके बाद वाले में। दूसरा इसका जो रूल है वो यहाँ ऊपर करते हैं। दूसरा है चार्ल्स के साथ, चार्ल्स वांट हाफ नियम। और चार्ल्स वांट हाफ नियम में सांद्रता ही निश्चित कर दी जाए। निश्चित सांद्रता पर परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती या चाहे अनुक्रमानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा इसमें, यानी P बराबर अगर करेंगे तो KT हो जाएगा। अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 1 मान लें तो लिखेंगे दोनों से, समीकरण 1 व 2 से P प्रोपोर्शनल T P प्रोपोर्शनल C। यहाँ ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, हाँ? इन दोनों के एक साथ करेंगे तो जाएगा P प्रोपोर्शनल T C का चाहे C T कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बनेगा क्या, P प्रोपोर्शनल C को हटा 1/V बोल रहे हैं, इसको P बोल रहे हैं, तो हो जाएगा P प्रोपोर्शनल T अपान V। अब P इक्वल टू KT अपान V, अर्थात PV बराबर KT, अर्थात PV बराबर, तो 1 मोल के लिए हो गया। अगर n मोल के लिए, यह 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए। अगर यह n मोल के लिए लिया जाए, n मोल के लिए, तो यहां बनेगा n k t और PV बराबर n k को हटा करके r कर दिया जाए, ये हो जाएगा तुम्हारा आदर्श विलयन का समीकरण। विलयन का ये समीकरण हो गया, पूरा बन गया, नहीं बन गया? यही गैस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा वांट हाफ का दोनों नियम मिला करके तब इसे बनाया गया है। क्लियर हो गया? इसको मिटा दें, लिखान उतारना है, उतार लो, बंद कर दो। कितना बोला गया है, किसका वाष्प दाब बोला गया है? विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। हाँ, विलयन का वाष्प दाब PS लिखा होगा कहीं, जब तुम निकालते हो तो उसको P इंडेक्स S कहते हैं। ये हल करना है। तो जल मतलब विलायक का उसमें दिया हुआ है, विलायक का वाष्प दाब P0 जिसको तुम बोलते आ रहे हो, उसकी वैल्यू दिया है 17.535 mmHg की, ठीक है। अब उसमें क्या घोला गया है? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज कह लें, ग्लूकोज जो भी लिखा जाता है और सब लिखा जाता है, का भार स्मॉल w होता है। ये हो गया 25 ग्राम। तो इस यही लगे हाथों C6H12O6 का अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार ये आपका हो जाएगा 72, 12 और 16 छक्के 96 हो जाएगा। जोड़िए कितना हो रहा है? 180। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद विलायक का भी भार दिया होगा, जल का विलायक का भार, ये कैपिटल W होता है, ये हो जाएगा 450 ग्राम। और इसका भी आपको अणुभार लेना पड़ेगा, का अणुभार कैपिटल M बराबर 18, डायरेक्ट लिख देना। इसको निकालना है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से, क्योंकि उसी की तुलना तुम राउल्ट के नियम में किए हो। तो राउल्ट के नियम से लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। राउल्ट के नियम से
ये अति तौल विलयन है एक तरह से। तो इस अति तौल, क्योंकि देखोगे 450 ग्राम पानी है और 25 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है तो बहुत तौल हो जाएगा। उस कंडीशन में पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट ये दिया जाता है ना, इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। यहाँ जो बिलियन एन प्लस कैपिटल एन करते हो ना, तो एन का नगण्य मान मानो, बहुत कम मान करके चलना है। 25 नहीं, ये मूलक संख्या है ना, एन मोल है, वो डब्ल्यू तुम बात कर रहे हो। तो अब इस पे फार्मूला जब रखोगे तो फार्मूला यू कहेगा पी नॉट यानी उसका 17 पहले इसको एक छोटा वैल्यू बदल लो, पी नॉट माइनस पी एस है ना, अपान ये पी नॉट है, तो इनको बांट भी सकते हो ऐसे, पी नॉट माइनस अपान पी नॉट माइनस पी एस अपान फिर पी नॉट। आई बात समझ में कहा है, हर बराबर होता है तो इनको दोनों तरफ तोड़ भी देते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। और यहाँ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। अब इसमें इसको काट दो, 1 माइनस पी एस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम। तो ये कैपिटल एम है अपान कैपिटल डब्ल्यू। अब मान रखो, मन करे तो इनको उधर पक्षांतर कर सकते हो, नहीं तो अभी यही रहने दो। 1 माइनस पी नॉट पी एस का मान कितना है निकालना है, इसको नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर केवल टाकना जरूरी नहीं है। और पी नॉट का मान 17.535 दिया हुआ है। स्मॉल डब्ल्यू अभी भी तौले हो 25 ग्राम और उसका मान निकाले होते 180 गुणे 18 बटे 450 हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, एक ही पद ऐसा है जिसका मान नहीं निकला है। गणना क्या कहता है, सारे अंक दिए हो और एक अंक यदि उसमें अननोन हो तो उसका गणना किया जा सकता है। 2 पद नहीं ज्ञात रहता तब नहीं ज्ञात होता, लेकिन एक ही पद है तो इसको ले आओगे तो 1 माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट का मान रख दिए हैं 17.535 और उसमें हल करने लायक है। अरे 25 5 से इसको काट दें, 18 से इनको काट दें, पहले ये 10 बार में ये कट जाएंगे, आप फिर उसके बाद 5 से काट दें 2 और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से इनको काट देते हैं तो 9 90 हो जाएगा, यानी 90 दूनी 180, एक बटे में जाएगा वो 180। अब एक ले अलाए ना, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो घट जाएगा, यानी 1 माइनस 1 अपान 80 इज इक्वल टू पी एस अपान 17.535 घटाना तो 180 में से 1 घटा देंगे, 180 इधर लिख देंगे और पी एस अपान 17.535 और 179 मल्टीप्लाई 17.535 अपान 180 इज इक्वल टू पी एस, अर्थात पी एस इज इक्वल टू, अब हल करके जितना तुम्हारा निकल सकता हो उसे निकाल करके एक बार दे दो, कितना आ रहा है 17 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा। हमको जहां तक क्योंकि इसका देख ही रहे हो, यहाँ देखो इसको काटोगे ना, हमें जहां तक उम्मीद है 0.9 तो आना ही आना है, एक कम है, सिर्फ 180 है 179 एक कम है तो 0.99 होना चाहिए। 0.99 करोगे ना तो हो जाएगा 17.44 mmHg आंसर। देख लो हल हो गया होगा। अब इसको सही कर लेना, किताब में जो थोड़ी बहुत गलती है क्वेश्चन बैंक में वो तो सही हो जाएगा ना। सूत्र ही देखा जाता है, कहीं सूत्र अगर गलत हो गया तो एग्जामिनर तुरंत उसको उन्नयन बात नहीं, उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक परिभाषित करना न करना से मतलब नहीं है। जैसे हम अगर करते आ रहे हैं डेल्टा टी इंडेक्स बी है ना, प्रोपोर्शनल लिखे होंगे स्मॉल एन बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये भी रूल है क्योंकि ये भी एक प्रकार का संख्या गुण है। अगर हम इस तरह को लेकर के चल रहे हैं तो डेल्टा टी इंडेक्स बी बराबर के बी कर लें, एन अपान कैपिटल डब्ल्यू कर दें, अब डेल्टा टी इंडेक्स बी इज इक्वल टू के बी। ओके, क्योंकि तुम इसको लेते कितने हो किलोग्राम में, तो यहाँ 1000 कर ले, एन का मान डब्ल्यू ओके इंटू 1000 अब बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। याद आया, हमको निकालना एम है और भार निकालना है,
तो यम को जब यहाँ करेंगे दिक्को तो यहाँ करेंगे ना, तो ये हो जाएंगे यम इज इक्वल टू 1000 को पहले कर लेते हैं 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी इंडेक्स बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। याद आया, यही सूत्र है ना, बार बार याद करते आ रहे हो, बार बार इसको तुमको याद करते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से इसकी तुलना कर लो। तुलना करने के बाद ले आओ तो हो जाएगा स्मॉल एम का मान, यानी वो विलेय पदार्थ जो है उसका भार उसके मोलल उन्नयन स्थिरांक और उसी विलेय का तौला हुआ भार और उसका जो मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल क्या कहते हैं इसको क्वथनांक का उन्नयन और क्वथनांक के उन्नयन के बाद जो विलायक पदार्थ ले रहे हैं उसका तौला हुआ भार, उसको लेकर के जब इसको निकालेंगे तो उस पदार्थ का अनुभार निकल जाएगा। अगर इसी को अवनमन में करते हैं, ये तो उन्नयन हो गया, उन्नयन किसका होता है, क्वथनांक का ना, अवनमन किसका होता है, हिमांक का, दोनों टेम्परेचर ही है, तो यहाँ उसी को बदल देते हैं, ये हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। और अब गणना नहीं करना है, यहीं से ले आओ, इसको बी कर देना है, यानी डेल्टा टी यहाँ एफ कर देना, फ्रीजिंग हो गया, और यहाँ एन बटे कैपिटल डब्ल्यू सेम उसी तरह का रहेगा। फिर उसी तरह से इसको डेल्टा टी इंडेक्स एफ प्रोपोर्शनल हटा देंगे, के एफ कर लेंगे, और एफ के बाद एन अपान कैपिटल डब्ल्यू, उसी तरह डेल्टा टी इंडेक्स एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम मल्टीप्लाई 1000 और उसके बाद यहाँ कैपिटल डब्ल्यू, और जब इतना बना देंगे तो बन ही चुका है एक तरह से, एम बराबर 1000 हो गया, के एफ हो गया, स्मॉल डब्ल्यू हो गया अपान डेल्टा टी इंडेक्स एफ इनटू कितना कैपिटल डब्ल्यू। ये इसको कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, फ्रीजिंग पॉइंट का है, ये बॉइलिंग पॉइंट का है। अब दोनों में एक और शब्द आता है, कहते हैं ग्राम में लाइए, ग्राम अणुक, याद करो, ग्राम अणुक मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो ग्राम अणुक में 1000 जहां 100 कर देना, जहां ग्राम अणुक शब्द आया परिभाषा में उसको कुछ नहीं करना है, जहां 1000 दिख रहा है उसको 100 कर दोगे तो उसका मान आ जाएगा ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, और वहां ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक मोलल हट जाएगा। तो ये यही इतना अंतर है, दोनों का सूत्र देखिए ना, सेम सेम है, इसमें कोई ज्यादा इफ बट नहीं है।